तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है क्राइम की कहानी के इस नए एपिसोड में। आज 19 जनवरी। उम्मीद आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की सच्ची कहानी राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल। शायद राजस्थान पुलिस के इतिहास का पहला मामला जब किसी गैंगस्टर को गिरफ्तार करवाने के लिए राजस्थान पुलिस ने पहली बार किसी पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा हो। शायद देश के इतिहास का भी पहला मामला जब किसी गैंगस्टर के एनकाउंटर के बाद सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन हुआ हो। 50,000 से ज़्यादा लोग किसी जगह पर लगातार 20 दिन तक डटे रहे हों। आंदोलन की उग्रता इतनी तीव्र कि राजस्थान के अनेकों जिले 20 दिन तक आग में दधके हों, लाखों गाड़ियों को आग के हवाले किया हो। सरकार और पुलिस की भी हिम्मत नहीं कि उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले अंतिम क्रिया की जाए। 20 दिन तक वो डेड बॉडी डी फ्रीजर के अंदर रखी हो। उस गैंगस्टर की शोक सभा में 2 लाख से ज़्यादा लोग शामिल हुए हों। इसका खामियाजा मौजूदा सरकार को भी अगले साल विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ा हो और सरकार को भी सत्ता से अपना हाथ धोना पड़ा हो। राजस्थान पुलिस की नज़रों में गैंगस्टर और राजपूत समाज के लोगों की नज़रों में रॉबिनहुड। बताते हैं आनंदपाल की यातना देने का तरीका भी इतना क्रूर था कि वो किसी को अगर किडनैप करते उसे छोटे पिंजरे के अंदर बंद कर तरह तरह से यातनाएं देते थे। अपने किसी दुश्मन को पंखे पर लटकाकर उसकी गर्दन कलम कर उसकी डेड बॉडी को एक बार तेजाब में डाल दिया। उसके बाद उसकी हड्डियों को ग्राइंडर में ग्राइंड कर कहीं पानी में बहा दिया। इतना क्रूर और इतना खतरनाक गैंगस्टर किस तरह से वो रॉबिनहुड था और किस तरह से पुलिस की नज़रों में गैंगस्टर है, जानेंगे। राजस्थान का एक जिला है नागौर। नागौर जिले की लाडनू तहसील के गांव सावराद का रहने वाला आनंदपाल पढ़ाई में काफ़ी होशियार और तेज तरह था। उनके पिता चाहते थे कि वो बड़ा होकर भारतीय सेना में जाएं और देश की सेवा करें, लेकिन आनंदपाल का सपना था कि वो बीएड कर टीचिंग करे और एजुकेशन लाइन में अपना करियर बनाए। उसके बाद वो बीएड कर टीचर की ट्रेनिंग करते हैं। इसी बीच आनंदपाल की शादी फिक्स कर दी जाती है। आनंदपाल की जो जाति थी वो रावणा राजपूत थी। गांव के लोग उसे निम्न जाति का मानते थे। वहाँ निम्न जाति के लोगों को अब शादी के समारोह में शादी के टाइम पर घोड़ी पर नहीं बैठाया जाता था, नहीं बैठने दिया जाता था। आनंदपाल को भी जब शादी के टाइम घोड़ी पर बैठने का प्रोग्राम होता है उसको मना कर दिया जाता है। गाँव के लोग इसका विरोध करते, घोड़ी पर नहीं बैठने देते। बताते हैं कुछ समझाइश के बाद आनंदपाल का एक दोस्त था जो एबीवीपी का नेता था, छात्र नेता था, जिनका नाम था जीवन राम गोदारा। उनके समझाइश के बाद आनंदपाल को घोड़ी पर बैठाया जाता है, लेकिन यहीं से आनंदपाल के अब सपने बदल जाते हैं। अपनी किताबों को बंद कर अब दूसरी लाइन को चुनते हैं। उसके बाद आनंदपाल शराब के तस्कर बन जाते हैं। अब वो बनना चाहते हैं लिकर किंग। इसी बीच अनेकों लोगों के साथ उनकी दुश्मनी भी होती है तो काफ़ी लोगों के साथ उनकी दोस्ती भी होती है। बताते हैं इसी बीच आनंदपाल ने अपनी जो किस्मत है वो राजनीति में बनवाने की कोशिश की। 2 बार गांव में चुनाव लड़े। पंचायत के एक चुनाव में 2006 में राजस्थान के पूर्व मंत्री रहे हरजीरा राम बुडक के बेटे से मात्र 2 वोटों से हारे। शराब का व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ने लगता है। शराब के व्यापार को लेकर ही अब उनका दोस्त जो जीवन राम गोदारा था वो अब उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है और आनंदपाल उसे अपना बदला लेना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। बताते हैं कि एक झगड़े में आनंदपाल ने उसके दोनों पैर तोड़े। उसके बाद उसकी छाती में बैठकर उनकी छाती में गोली मारते हैं। राजस्थान में ये जो मर्डर है वो काफ़ी चर्चाएं होती है क्योंकि राजस्थान में पहली बार किसी क्राइम में ऑटोमेटिक वेपन का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद आनंदपाल को सरकार जो पुलिस है वो गिरफ्तार करती है और सलाखों के अंदर भेज देती है। फिर सलाखों से बाहर आते हैं, व्यापार करते हैं, अनेकों क्राइम करते हैं। अब मुकदमों की फहरिस्त हो जाती है उनकी 2 दर्जन 24 मुकदमे हो जाते हैं। इसी बीच उनके एक सेल्समैन का जो भाई है वो उनके खिलाफ उनको कुछ विरोध करता है या कुछ झगड़े में उसे पंखे पर उल्टा लटकाते हैं। उसके बाद गर्दन कर उसको तेजाब में डाल दिया जाता है। उसके बाद उसकी हड्डियों को ग्राइंड कर पानी में बहा दिया जाता है। एक के बाद एक अनेकों मुकदमे दर्ज होते हैं, अनेकों क्राइम करते हैं। बीकानेर में भी उन्होंने गोलीबारी की, 3 लोग वहाँ पर घायल हुए। अब आनंदपाल का चर्चा बीकानेर, नागौर, सीकर हर जगह उनकी चर्चाएं होने लगती है। 2014 में उनके दुश्मन हो जाते हैं राजस्थान के गैंगस्टर राजू ठेठ। अब उनके साथ बीकानेर के जो गैंगस्टर थे बनवीर बानोड़ा से उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। जोधपुर जेल के अंदर अब लॉरेंस बिश्नोई से भी उनका मिलन होता है, वहाँ भी लॉरेंस बिश्नोई से उनकी दोस्ती होते हैं। बताते राजू ठेठ का जो पिछले साल जो मर्डर हुआ था, जो कत्ल हुआ था, वो जो बलबीर बानोड़ा की जो हत्या थी उसकी का बदला लिया गया था। अब उसके बाद राजू ठेठ का एनकाउंटर कराने के लिए, जो मर्डर कराने के लिए आनंदपाल अपने कुछ साथियों को बीकानेर जेल में भेजता है और राजू ठेठ के ऊपर फायरिंग करवाता है। बताते हैं वो गोली राजू ठेठ के दांत के लगने के बाद कंधे पर लगती, किसी तरह से राजू ठेठ की जान बच जाती है। उसके बाद राजू ठेठ भी अपना बदला लेता है। अब जयपुर जेल के अंदर आनंदपाल और आनंदपाल का एक साथी बलबीर बानोड़ा बंद होते हैं। वहाँ पर अपने 2 गुर्गे भेजता है जिनका नाम जयप्रकाश और राजपाल। वो जाते हैं और गोलीबारी करते हैं। बलबीर बानोड़ा आनंदपाल के सामने आ जाता है। उसके बाद गोली लगने से बलबीर बानोड़ा की मौत हो जाती है। उसके बाद आनंदपाल और उसके साथियों दोनों लोगों को ईंट और पत्थरों से हमला कर देते हैं और वहीं पर मार देते हैं। एक साथ जेल के अंदर 3 मौतें होती हैं। अब आनंदपाल को लगता है कि कहीं ना कहीं जेल में भी उनको खतरा है। अब वो उससे निकलने की रास्ता ढूंढते हैं। इसी बीच जो
इसी बीच 3 दिसंबर 2015 को जो उनके सेल्समैन के भाई जो नन्नू राम की हत्या के मुकदमा का फैसला आना था, वहां पर कोर्ट में पेश होना था डीडवाना में। इस कोर्ट के फैसले में उन्हें बरी कर दिया जाता है और खुशी का माहौल होता है। वो अपने साथ बैठे उस गाड़ी में उन पुलिस वालों को कहता है कि आज मैं बड़ा खुश हूं, आप लोगों को मिठाई खिलाना चाहता हूं। मिठाई के अंदर कुछ बेहोशी की दवाई मिलाई जाती है और सभी पुलिस वालों को खिलाई जाती है। बताते हैं उस गाड़ी में सवार एक कमांडो शक्ति सिंह और एक ड्राइवर को ये मिठाइयाँ नहीं खवाई जाती। शक्ति सिंह कमांडो भी बताते हैं आनंदपाल के साथ मिला हुआ था। उसके बाद कुछ आगे जाने के बाद आनंदपाल का भाई जिसका नाम रुपेंद्र पाल उर्फ विक्की और अपने साथियों के साथ 4147 से उस गाड़ी पर हमला कर देते हैं। इस हमले में एक पुलिस वाला भी मारा जाता है और आनंदपाल मौके से फरार हो जाता है। उन सभी पुलिस वालों के वेपन भी लूट ले जाते हैं। बताते हैं शक्ति सिंह अपने आप को सही साबित करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि मैं इनके साथ मिला हुआ नहीं था, अपने पैर में भी गोली मारते हैं। उसके बाद पुलिस शक्ति सिंह को भी गिरफ्तार कर लेती है। अब आनंदपाल की जो सर्च है वो बढ़ जाती है। आनंदपाल जो था वो काफ़ी स्मार्ट लुक का था, अपने आप को एक हीरो और सेलिब्रिटी बनाने की कोशिश करता था। बताते हैं आनंदपाल सिर पर हैट रखता था, ब्रांडेड चश्मे पहनता था और लेदर की जैकेट पहन फेसबुक पर सोशल मीडिया को उसे काफ़ी अपनाया करता था। अपना खुद का अकाउंट था फेसबुक पर, उस पर आए दिन फोटोएं डालता रहता। जब भी उसकी कोर्ट में पेशी होती अपने गुर्गों को बुलाता, अपनी फोटो खिंचवाता और फेसबुक पर अपलोड करवाता। जो भी क्राइम करता अब उसके बाद फेसबुक पर वार्निंग देता। एक दिन जब वो फेसबुक पर स्टेटस लगाता और कहता है कि आज कुछ बड़ा होने वाला है, पता चलता है कि अगले दिन पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ हुई और एक पुलिस वाला भी उसमें मारा जाता है। उसके बाद दोबारा एक चैलेंज देते हैं और राजस्थान में कुछ भूचाल आने वाला है। उसके बाद उनके एक दुश्मन की गोली मारकर हत्या करते हैं। उसके बाद वहाँ पर फरार हो जाते हैं। फिल्मी स्टाइल में पहले फेसबुक के माध्यम से चैलेंज देना, उसके बाद क्राइम को अंजाम देना शायद राजस्थान पुलिस के लिए एक सरदर्द बन गया था। राजस्थान पुलिस पर एक सवाल निशान खड़ा कर रहा था। उसके बाद राजस्थान पुलिस के में नए IPS जो 7 साल तक जेल में रहने के बाद एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर शराबुद्दीन शेख के जेल में एनकाउंटर के बाद वो जेल पर जमानत पर बाहर आते हैं। एंटी करप्शन में अनेकों लोगों को सलाखों के पीछे भेजते हैं। उसके बाद एक SOG टीम गठित की जाती है। उस IPS दिनेश एमन को उसका अध्यक्ष बनाया जाता है, लीडर बनाया जाता है और उसकी जांच शुरू की जाती है। पता चलता है, कहीं से सुराग मिलता है कि हरियाणा के सिरसा में आनंदपाल के कुछ साथी और उसका भाई रहते हैं। उसके बाद पुलिस की एक टीम जाती है, उसके भाई रुपेंद्र और विक्की को और आनंदपाल का एक दोस्त सुभाष मूड को गिरफ्तार करती है और अपने सलाखों में ले आती है। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वो दोनों टूट नहीं रहे थे, पुलिस के सामने कुछ बताने की कोशिश नहीं कर रहे थे। उसके बाद दिनेश एमन कहते हैं कि इन दोनों का एनकाउंटर किया जाए, एनकाउंटर कर दो कहीं ले जाकर। इससे वो डर जाते हैं और उसके बाद आनंदपाल का रास्ता बताते हैं, आनंदपाल की जगह बताते हैं कि चूरूक में जो सांवरात गांव है उसमें श्रवण सिंह के मकान में आनंदपाल ठहरा हुआ है। 24 जून 2017 को राजस्थान पुलिस की टीम रात 10 बजे उस घर में पहुंचती है। चारों तरफ उस घर को तब्दील कर देती है, उस गांव को भी एक छावनी में बना देती है। उसके बाद आनंदपाल को वार्निंग दी जाती है कि हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, नहीं तुम्हें गोली मार दी जाएगी। आनंदपाल जब ये सुनता है अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं करता और उसके बाद घूम घूम कर फायरिंग करता है, चारों तरफ फायरिंग करता है, जहाँ से भी आवाज़ आती है उधर फायरिंग करता है। अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करता है कि आनंदपाल अकेला नहीं, उसके साथ काफ़ी लोग हैं। उसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस उसे मार गिराती थी, पुलिस उसका एनकाउंटर कर देती है। काफ़ी देर बाद जब पुलिस पहुंचती है उसका खून लथपथ में जो उसका शरीर वो मिलता है, डेड बॉडी मिलती है। लोगों को जब इसकी पता चलता है लोग उग्र आंदोलन करते हैं। लोग कहते हैं कि आनंदपाल अपने आप को सरेंडर कर रहा था लेकिन पुलिस ने इसका जानबूझकर एनकाउंटर किया है। बताते हैं कि जब 2016 में जब इनका पुलिस से आपसी मुठभेड़ हुआ तो इनको ये सूचना भी लग गई थी आनंदपाल को कि उनका एनकाउंटर होने वाला है। इसलिए दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के वकील AP सिंह को वो राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह के पास भेजते हैं। AP सिंह कहते हैं कि अगर मैं चाहूँ तो उसका सरेंडर करवा सकता हूँ, लेकिन उसकी जांच राजस्थान के जो सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व जज उनसे जाँच करवाई जाए, उसके बाद उनके जो केसों का निर्णय लिया जाए। उनकी एक जो गर्लफ्रेंड थी डॉक्टर अनुराधा, वो इंग्लिश में माहिर थी, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती थी। आनंदपाल भी अब अंग्रेजी फर्राटेदार बोलने लगे थे। उसके बाद आंदोलन होता है, उस आंदोलन की अगुवाई करते हैं सुखदेव सिंह गोगामेडी, जिनका पिछला 5 दिसंबर 2023 को उनका भी मर्डर उनके घर पर अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। सरकार काफ़ी सुर्खियाँ होती हैं, राजपूत समाज सरकार के खिलाफ जाता है, सरकार के खिलाफ वोटिंग करता है, उसके बाद सरकार भी चुनाव में हार जाती है। बताते हैं 2018 में इनका भाई जो रुपेश और विक्की, एक अफसर उनको मिलता है जिसको जो उनके भाई के एनकाउंटर में शामिल होता है, उसके ऊपर वो हमला कर देते हैं, जोर जोर से चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, तुमने ही मेरे भाई का एनकाउंटर किया। दोस्तों, एक कहानी सुनाने का मोटिव, मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, किसी को आहत पहुंचाना नहीं था। मेरा उद्देश्य था कि आप सतर्क रहिए, सजग रहिए। जय हिंद, जय भारत।